हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर एक बार बच्चों वैदिक चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम, मोस्ट वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे जो अक्सर जो है बोर्ड्स में आते हैं और वर्ड के प्रॉब्लम बच्चों को करने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हमने कराए हैं, पहले चैप्टर से भी वर्ड प्रॉब्लम किए थे, दूसरे चैप्टर से भी कराए थे, पॉलिनियल जिसका नाम था, तीसरे चैप्टर से भी कराए थे और फोर्थ चैप्टर से भी कराए थे कोऑर्डिनेट इक्वेशन से। जितने भी चैप्टर कराए हैं बच्चों, सबकी वर्ड प्रॉब्लम अलग से कराई गई है। तो वही क्वेश्चन कराया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आए। तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो क्या होता है रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं कि इंटरवल जो होता है उसका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जो गैपिंग होना चाहिए किसी चीज़ में वो या तो घटे या बढ़े सेम में, ठीक है ना। आप जैसे बता चुके हैं आपको कि जो घटे या बढ़े सेम नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, डी कॉमन डिफरेंस। यानी जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वहाँ पे ए पी लग जाती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम में ये ए पी ही के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन है देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने इस महीने 500 रुपये हम बचा रहे हैं महीने में, ठीक है ना। और हर महीने 100 रुपये और एक्स्ट्रा बचा है। यानी जैसे इस महीना 500 बचा है तो अगले महीना 600 बचा है, फिर अगले महीना उसके 700, अगले महीने 800। तो इस तरीके से जो सेम इंक्रीमेंट हो या डिक्रीजिंग हो, सेम इंक्रीज हो या सेम डिक्रीज हो, ठीक है ना। तो रेगुलर जो वैल्यू होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम क्या करते हैं, वो हम लगाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले लगाते हैं। अब वो जब सम पूछेगा तो सम का लगाएंगे, ठीक है ना। और या एन जो भी टर्म पूछेगा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करे जाते हैं। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं कि किसी बैंक में हमने 25,000 रुपये जमा किए है, या फिर ये मान लीजिए कि 25,000 हमारी सैलरी है कहीं की। 25,000 हमारी सैलरी, जब हमने जॉब की कहीं पे तो हमारी सैलरी है कितनी बच्चों, कितनी है 25,000 है। और कह रही है कि हर साल कितनी है, इंक्रीमेंट हो रही है। हर साल कह रहा है ना, यहाँ पे रेगुलर वैल्यू बढ़ रही है। हर साल कह रहा है कि 2000 इंक्रीमेंट, हर साल 2000 इंक्रीमेंट। जो हर साल रेगुलर जो बढ़ रही है, हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। कह सेम बढ़ रही है। जब सेम कॉमन डिफरेंस जो सेम इंक्रीमेंट में होता है, वहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों में हम क्या लगाते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन शुरू करते हैं कि कैसे किए जाते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म का सम, फर्स्ट थ्री टर्म का सम है आपका कितना, 48। फर्स्ट थ्री टर्म का सम है 48, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। कह रहा है कि अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट एक्सीड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट कह रहा है कि 4 टाइम्स से किसके, थर्ड टाइम्स। एंड एक्सीड कितना है, बाई 12, और 12 जाता है, 4 टाइम्स से 12 जाता है, 4 टाइम्स से 12 जाता है। टाइम से मल्टीप्लाई, एक्सीड यानी ज़्यादा हो रहा है, प्लस लगाते हैं, मालूम है आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट थ्री टर्म। तो देखिए बच्चों जब भी थ्री टर्म की बात आएगी तो आपको मालूम है कि हम जो लिए थे आपको बताए थे, पहला टर्म ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है ना। इस तरीके से ए प्लस 3d, जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पे कह रहा है थ्री टर्म। तो बच्चों क्या हम ए से पहले ए माइनस डी भी तो लिख सकते हैं, थ्री टर्म है अगर, तो ए से पहले देखिए प्लस डी करें तो डी कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का। ये भी लिख सकते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यानी तीन टर्म की बात हो रही है तो हम ये टर्म ले सकते हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा, यही टर्म क्यों ले रहा है, ये भी तो थ्री टर्म ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो ए होगा या डी होगा वो एक कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आगे, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये तीनों टर्म लेंगे तो फिर इक्वेशन बनेगी, तो उनको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से सॉल्व करना, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए इन तीनों टर्म को लेके हम करते हैं शुरू के तीन टर्म को, ठीक है ना। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। थ्री टर्म जब भी कहेगा कि आप ये तीन टर्म ले सकते हैं, ए माइनस डी,
ए और ए प्लस डी। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है तीनों टर्म का सम, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी तीनों टर्म का सम कितना है बच्चों 48। अब A1 की जगह क्या आ जाएगा A माइनस डी, A2 की जगह A, A3 की जगह A प्लस डी इक्वल टू 48। क्या आ गया? अब देखिए बच्चों माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3A इक्वल टू 48, 3A इक्वल टू 48 आ गया। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 48 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 18, तो A इक्वल टू आ गया बच्चों 16। ये आ गया आपका 16। अब आगे क्वेश्चन देखिए, ये तो पहले एक और अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले यहाँ तक ये आ गया इससे 16। फिर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड यानी A1 इंटू A2, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड 4 टाइम द थर्ड टाइम, 4 टाइम्स द थर्ड टाइम, और एक्सीड कितना है 12 प्लस 12। A1 और A2, A1 क्या है बेटा ये A1, ये A2, ये A3, तो A1 कितना है बच्चों A माइनस डी, A माइनस डी, A2 है कितना आपका A इक्वल टू 4, A3 कितना है A प्लस डी, A प्लस डी अब प्लस 12, अंदर ले जाएंगे A का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस AD इक्वल टू, अच्छा डी A तो निकाल लिए थे बच्चों, A की वैल्यू पुट कर दीजिए, A निकाल लिए थे, A कितना है 16, तो A की जगह 16 लिख देंगे तो आ जाएगा 16 माइनस डी इंटू 16 इक्वल टू 4, 16 प्लस डी और प्लस 12, 16 अंदर ले जाइए, 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 256, क्या आएगा 256 माइनस 16D इक्वल टू 4 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 4 जा 64, अब 4 का फिर D में करेंगे तो 4D अब प्लस 12, तो D यानी एक तरफ कर लेंगे, D क्या यहाँ पे वेरिएबल हो गया तो वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है वो एक साइड कर लेंगे। तो चलिए तो 256, अब ये प्लस का 64 है प्लस 12 है, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों 64 और 12 प्लस करेंगे तो 676 होगा, फिर ये प्लस हो गए 76 हो जाएगा, और इक्वल के जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है मालूम है बच्चों आपको, तो हो जाएगा -76 और इक्वल टू, अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे 4D और इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 16D। अब 256 में 76 जाएगा, 256 में 76 जाएगा, 6 में 6 दिया 0, 15 में 7 जाएगा 8 आएगा, और 2 में 1 आ जाएगा 180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 180 इक्वल टू 20D, 20D, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 180 अपॉन 20, 0 से 0 का 2 9 या 18, तो D इक्वल टू आ गया 9, डी आ गया आपका बच्चों क्या आ गया डी इक्वल टू 9 आ गया, डी इक्वल टू 9 आ गया, और ए इक्वल टू कितना था आपका 16, ए इक्वल टू 16 आ गया, और डी इक्वल टू आ गया आपका 6, ए इक्वल टू 16, डी इक्वल टू 9। अब कह रहा था कि वो तीन टर्म है ए पी बताना है, फाइंड ए पी, तो ये ए पी की सीरीज है आपकी यानी सिक्वेंस है, तो अब इसमें रख देंगे आप ए और डी इन तीनों में, तो क्या है ए माइनस डी, ए प्लस डी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ए की जगह कितना है 16, तो 16 माइनस डी की जगह 9, कॉमा ए की जगह 16 और ए की जगह 16 और डी की जगह 9 डॉट डॉट डॉट, तो 16 में 9 जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 7, फिर 16 और 9 प्लस कर देंगे तो 25 डॉट डॉट डॉट, तो ये ए पी सीरीज हो जाए, फाइंड ए पी यानी ए पी फाइंड करना था आपको, यानी नंबर ऑफ लिस्ट की जो सीरीज है वो आपको फाइंड करनी है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करने को आप ये तीन टर्म तो लिए हैं, लेने को तो आप इससे भी आ जाएगा, पहला टर्म ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ठीक है ना, इससे भी आएगा, लेकिन इसमें क्या है दो इक्वेशन बनेगी, फिर लीनियर इससे एक इक्वेशन बनेगी और फिर इससे एक इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करने में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह इसीलिए इसको A1 को A1 A माइनस डी, ए और ए प्लस डी ले लेंगे। समझ गए बच्चों।
इस तरह ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आइए बच्चों इसी तरह आगे बढ़ते हैं, बस आप साथ देती रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों एक और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप, एक कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड 6000 यूनिट, 6000 लैपटॉप प्रोड्यूस करती है वो यूनिट इन थर्ड ईयर, तीसरे साल, यानी वो प्रोड्यूस कर रही है 6000 यूनिट्स, यानी 6000 लैपटॉप प्रोड्यूस कर रही है। एंड 7000 यूनिट्स, और 7000 यूनिट्स यानी लैपटॉप के सेवेंथ ईयर में, यानी सेवेंथ ईयर में प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्म बाई ए फिक्स नंबर, कह रहा है कि जो हर साल, एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज, क्या बताए थे, कहाँ पे एपी लगती है, जहाँ पे फिक्स नंबर इंक्रीजमेंट इक्वल होता है, या डिक्रीजिंग हो या इंक्रीमेंट क्या हो फिक्स नंबर पे होता है, वहाँ पे हमारी एपी का यूज होता है। एवरी ईयर फाइंड द प्रोडक्शन इन फिफ्थ ईयर, तो कह रहा है कि फिफ्थ ईयर का प्रोडक्शन कितना होगा, ये पूछा है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड ईयर में, यानी थर्ड ईयर का मतलब क्या हुआ, A3, थर्ड ईयर यानी एन दे रखा है 3, A3 यानी थर्ड ईयर में दे रखा है आपका 6000, A3 है आपका 6000 लैपटॉप प्रोड्यूस कर रही है। तो अब A3 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कई क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में कराया गया था और फर्स्ट में कराया था। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस डी, जितने भी टर्म होगा उसका एक कम हो जाता है डी के साथ, यानी ए तो प्लस रहेगा ही रहेगा, डी के साथ एक कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए प्लस 2d, A3 है या थर्ड ईयर तो ए प्लस 2d इक्वल टू 6000। इसी तरह 4 ईयर का होता तो क्या हो जाता है ए प्लस 3d, 5 ईयर का हो जाता है ए प्लस 4, यानी ए जितना भी कहेगा उसका एक कम कर देते हैं, ए तो रहता है, डी का जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, वो टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, टर्म से एक कम हो जाता है नंबर। अब कह रहा है कि सेवेंथ ईयर 7000 यूनिट कितने, यानी A7 इक्वल टू है 7000 यूनिट, A7 यानी A7 यहाँ पे A3 तो A प्लस 2d, अब A7 यानी एक कम A प्लस 6d इक्वल टू 7000। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों, इसको सेकेंड ले लिया। अब जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ गई बच्चों, तो क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से सॉल्व करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी एक का एक वेरिएबल इक्वल है, यानी ए के कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो ए प्लस 6d ए प्लस 2d, यानी फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये मान ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब 6d में 2d जाएगा माइनस का ये, तो ये आ जाएगा 4d, और 7000 में 6000 जाएगा तो आ जाएगा 1000, तो d इक्वल टू आ जाएगा आपका 1000 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 0, तो d आ गया आपका बच्चों 250, d आ गया 250 आपका बच्चों। अब a भी निकाल लीजिए। अब जब d निकल आया बच्चों, तो अब इसको आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, ये आपका फाइंड होगा। तो हम a में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो a की जगह तो a रहेगा, प्लस 2 की जगह 2 रहेगा, और d की जगह 250 हो जाएगा, इक्वल टू 6000 आ जाएगा। तो a प्लस 2 का 250 मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, 6000, तो a इक्वल टू आ जाएगा 6000 माइनस 500, कितना हो जाएगा 500, तो ये आ जाएगा आपका 5500, ये यानी पहले साल का प्रोडक्शन भी पूछता तो यही आ जाता है ए आ गया आपका 5500, ठीक है ना, यानी पहले साल का प्रोडक्शन लैपटॉप कितने बन रहा है। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फिफ्थ ईयर, इन द फिफ्थ ईयर यानी A5 पूछा है बच्चों, क्या पूछा है
A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D, अभी बताएं। डी के साथ एक कम हो जाएगा, जो भी टर्म होगा डी के साथ एक कम हो जाएगा, ए ऐसे ही रहेगा। A+4D कितना हो जाएगा ये, ए की जगह 5500 प्लस 4 इंटू डी की जगह 250, तो 5500 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 250 में करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1000। अब 1000 प्लस कर देंगे तो अब आपका आ जाएगा आंसर ये 6500। क्या आ जाएगा, यानी फिफ्थ ईयर में कितने लैपटॉप का प्रोडक्शन होगा, कितने लैपटॉप कंपनी निकालेगी, कितने बनेंगे कंपनी में, 6500 लैपटॉप। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को किया जाता है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, आइए बच्चों इसी तरह आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं ऑफ द एपी 54 51 40, कितने टर्म्स, यानी हाउ मैनी टर्म्स क्या पूछा है बच्चों, हाउ मैनी टर्म मीन्स एन पूछ रहा है कितने होंगे, और उसकी एपी दे रखी है, यानी नंबर ऑफ लिस्ट एपी की दे रखी है कितना 54 51 40 है, डॉट 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 शुड बी टेकन सो दैट दियर सम इज 530। सम कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे सम दे रखा है आपका 513। तो सम का मतलब क्या बच्चों, क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है आपका, एस एन दे रखा है, और आपकी एपी की सीक्वेंस यानी नंबर ऑफ लिस्ट दे रखा है, और फाइंड करना है आपको एन यानी नंबर ऑफ टर्म बताने कितने हैं। फिर आगे कह रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, जो अगर सॉल्व करेंगे तो कह रहा है जो एन के दो आंसर आ रहे हैं उसका रीज़न देना है कि क्यों डबल आंसर क्यों आ रहे हैं इसके। आइए पहले सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म, एन पूछ रहा है, ए मालूम है बच्चों आपको, ए कितना है 54, डी कितना हो जाएगा, ए बी में है, नेक्स्ट टर्म से अगले अगले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को क्या करते हैं माइनस, अगले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस, तो क्या हो जाएगा 51 माइनस 54 आ जाएगा -3। तो डी आ गया आपका -3, ए आपको मालूम है आ गया 54। तो क्या, और एस एन दे रखा है, यानी सम मीन्स एस एन दे रखा है 530। तो कह रहा है कि एन पूछा और उसके डबल आंसर आने के रीज़न बताना है आपको क्यों आ रहा है। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन दे रखा है 513, एन फाइंड करना है, एन की जगह एन बाई 2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 54 प्लस एन निकालना है एन -1, और डी है आपका -3। अभी आ जाएगा एन बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 54 में करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 108 आ जाएगा। -3 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा -3n, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 513 में, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1026 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 108 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 -3 नहीं, एन बचा यहाँ पे, एन बचा। अब एन को फिर अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1026 इक्वल टू 111 एन -3n²। एन और एन का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों मालूम है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है जब बेस सेम होता है। इसी को लिख सकते हैं 3n² -11n, और ये आ जाएगा इधर जाके -1026 आ जाएगा इक्वल टू। अब ये बच्चों आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसका मतलब एन कितने निकलेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एन आ गया, तो इसको फैक्टर्स कर लेंगे आप, ठीक है ना। थ्री कॉमन आ जाएगा इसमें सब में,
3 कॉमन हो जाएगा तो आएगा एन स्क्वायर माइनस 3 3 या 9 2 3 7 या 21 37 एन। अब माइनस 3 से 3 3 या 9 3 4 या 12 3 2 या 6। अब 3 0/3 होगा तो हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगी इक्वेशन एन स्क्वायर 37 एन माइनस 342 इक्वल टू 0। अब इनका फैक्टर कर लेंगे। अब ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड इक्वेशन की। अब क्वाड इक्वेशन को फैक्टर चाहे आप फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, या स्प्लिट फॉर्म से इसको ब्रेक करके भी आप कर सकते हैं। तो ये कर लेंगे ब्रेक करके, तो यह आ जाएगा एन स्क्वायर फैक्टर आपको आते हैं बच्चों, तो यह आ जाएगा 18n माइनस 19n माइनस 342 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 18 माइनस 19 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा, और जब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कहाँ पे गलत 3n स्क्वायर, ये प्लस रहेगा, क्या रहेगा ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो अब n कॉमन आ जाएगा बच्चों, n कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा n माइनस 18 माइनस 19 कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो n माइनस 18 कॉमन हो गया और n माइनस 19 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे n के दो वैल्यू फाइंड हो गए, तो n माइनस 18 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ गया 18, और n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ गया आपका 19। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो n तो फाइंड करना था, हाउ मैनी टर्म, कितने टर्म हो सकते हैं, वो तो हमें पता चल गया। तो n के दो आंसर आ रहे हैं, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि मैं एक्सप्लेन डबल आंसर, डबल आंसर आने का रीज़न क्या है बच्चों, तो क्या रीज़न हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो फर्स्ट 18 टर्म है उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा 513। फर्स्ट क्या देखेंगे, फर्स्ट 18 टर्म इज 513, यानी पहले 18 टर्म का सम होगा कितना 500। अब एक टर्म बचा है, 18 के बाद एक टर्म बचा है, तो जो एक टर्म बचा है यानी जो 19 टर्म है वो कौन सा नंबर होगा, 0 होगा। अगर 513 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, भाई आएगा, यानी यही तो पूछा है, डबल आने के रीज़न बताइए। तो 19 टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19th टर्म हो जाएगा आपका इज 0, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट 18 टर्म का सम होगा 513, जो 19 टर्म होगा वो होगा 0। अगर अगर 513 में 0 प्लस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 513। तो यही रीज़न है आपका कि फर्स्ट 18 टर्म का सम आ गया 513, और जो 19 टर्म होगा वो होगा 0। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट। आइए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहले 7 टर्म का सम, पहले 7 टर्म का सम दे रखा है 63, एंड सम ऑफ इस नेक्स्ट 7 टर्म, यानी अगले 7 टर्म का सम हो जाएगा 161। फाइंड द 28th टर्म, फाइंड करना है आपको किसका, 28th टर्म क्या होगा ए पी का, वो आपको फाइंड करना है। फाइंड द 28th टर्म। तो पहले तो कह रहा है सम, यानी फर्स्ट 7 टर्म का सम क्या हो जाएगा, S7 इक्वल टू क्या है 63। S7 का मतलब फार्मूला लग जाएगा सम वाला, तो n की जगह आ जाएगा 7, तो 7/2 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 63। 7/2 2a प्लस हो जाएगा 6d, 7 में बच जाएगा 6d इक्वल टू 63। तो आप देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा तो आ जाएगा 7/2 इंटू 2, और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3d। 2 कॉमन आ गया तो a बचेगा, 2 3 जा 6 3 आ जाएगा 3d इक्वल टू 63।
2 से 3 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो 7 है ये 7 से क्या हो जाएगा, 7 9 जा 63, ए प्लस 2d ए प्लस 3d इक्वल टू आ गया 9। इक्वेशन आ गई फर्स्ट, आ गई बच्चों। अब क्या है, कह रहा है कि द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, अगले 7 टर्म का सम है कितना, 160। देखिए पहले 7 टर्म का सम, पहले 7 टर्म का सम, ठीक है ना, है कितना 63। अगले 7 टर्म का सम कितना है, बस यानी दोनों का सम मिला के 7 और 7 कितने टर्म है टोटल, 14 टर्म है। इसको लिख सकते हैं एज 14 इक्वल टू 14/2 2a प्लस एन की जगह 14 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी। अच्छा एज 14 मीन्स क्या हुआ, यानी पहले के शुरू के 7 टर्म और बाद के 7 टर्म, यानी शुरू के 7 टर्म और बाद के 7 टर्म, दोनों टर्म मिला के क्या हो जाएंगे एज 14, यानी दोनों टर्म की बात हो रही है, ठीक है ना, 1 से लेके 14 टर्म। तो एज 7 पहले के, एज 7 बाद के। एज 7 शुरू के कितना सम है 63 सम है बच्चों, और अगले का कितना है 161। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा सम इनका 314 आ जाएगा, और 6 6 12 113 आ जाएगा, और 234 आ जाएगा, 234 314 6 6 12 314 6 6 12 224 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एज 14 टर्म क्या, यानी पहले 7 टर्म का सम है 63, अगले 7 टर्म का सम है 161, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा एज 14 का सम पता चल जाएगा। तो एज 14 की जगह क्या रख देंगे बच्चों 224, तो 14 से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2a प्लस 13d, 2a प्लस 13d। 7 से क्या ये जा सकता है, हाँ चला जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी a प्लस 3d इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन आ गई 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। अब बच्चों इसमें a और d दोनों क्या है, इनके कोएफिशिएंट अलग अलग हैं। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को, और चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। अब एलिमिनेशन का रूल तो मालूम है कि या तो a का कोएफिशिएंट इक्वल हो या d का कोएफिशिएंट इक्वल हो, तो यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को a के कोएफिशिएंट इक्वल लाने के इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। b इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2 से, कह के 2 लाना इक्वल लाना है 2 से, तो यह आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 2 9 जा 18, 2a प्लस 6d 2 3 6 2 9 जा 18। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, और थर्ड और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। अब a और a के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए तो एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 6 में 13 जाएगा तो माइनस का 7d आ जाएगा, 18 में 32 जाएगा तो आ जाएगा ये माइनस का 14, हाँ 14 आ जाएगा ये, ठीक है। 32 में 18 माइनस करेंगे 4 आएगा, 2 में 1 क्या, तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू आ जाएगा 14/7 2 जा 14, तो d आ गया आपका कितना बच्चों 2, d कितना आ गया बच्चों आपका 2 आ गया, d आ गया 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में, तो फर्स्ट में रख देंगे बच्चों, इसमें रख दीजिए तो क्या आ जाएगा a की जगह a प्लस 3 इंटू डी की जगह 2 इक्वल टू 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा a, और 6 इधर जाएगा माइनस का तो 9 माइनस 6, तो
ए इक्वल टू आ गया 3। क्या पूछा था, फाइंड द 28 टर्म निकालना है, ए बी का 28 टर्म पूछा है, तो 28 टर्म क्या हो जाएगा, यानी ए 28 का मतलब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 27 डी। बताए थे एक कम कर दिया जाता है, जितने भी टर्म कहेगा एक कम कर देंगे तो डी के साथ वो नंबर आ जाएगा। ए की जगह क्या रख देंगे, 3 प्लस 27 इंटू डी की जगह 2। 27 2 हो जाएगा कितना बच्चों, 54। 54 को 3 में प्लस करेंगे तो 57, यानी 28 टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, 57। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और करते हैं। तो आइए बच्चों, इसी तरह आपके समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। 3 डिजिट के नेचुरल नंबर का सम निकालना है। किनका नेचुरल नंबर का सम, जो मल्टीप्लाई हो 11 का, जो मल्टीप्लाई हो, जो 11 का मल्टीप्लाई हो 3 डिजिट का नंबर, 3 ऐसा 3 डिजिट का नंबर जो 11 के मल्टीप्लाई में आता है, उनका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो बच्चों क्या करना है, आपको इसके नंबर ऑफ लिस्ट निकालनी होगी, ठीक है ना। कि ए पी में है तो ए पी की कंडीशन आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी डी, जो सेम होता है। तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट के नेचुरल नंबर का सम निकालना उन सारे नंबरों का जो 11 से मल्टीप्लाई है। तो बच्चों आपको मालूम है कि पहला नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से। क्या 100 11 से डिवाइजेबल होगा, नहीं होगा। क्या 101 होगा। तो कैसे पता करेंगे कि ये फर्स्ट नंबर हम कौन सा लें और लास्ट नंबर हम कौन सा लें। तो आपको मालूम है बच्चों, ये तो मालूम है कि जो फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर होता है वो 100 होता है, और जो लास्ट नंबर होता है वो 3 डिजिट का वो 999 होता है, ठीक है ना। अब 11 का मल्टीप्लाई पूछा है, तो 11 से अगर हम इस फर्स्ट नंबर को डिवाइड करें 100 को, 11 9 जा 99, यानी 1 आ रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है, 1। लेकिन 99 तो आपका 100 में 1 कम पड़ा है, तो पहला नंबर कौन होगा, 1 कम पड़ रहा है, 1 ज़्यादा है इसमें, तो 1 में कितना और अगले टर्म के लिए प्लस कर दे, तो कितना कम पड़ा है कि 11 की टेबल में आ जाए। 11 अगर 1 है ये, ठीक है 100, तो कितना प्लस कर दें, पहला नंबर क्या होगा 99 आया, और 99 में 11 प्लस कर दीजिए, ये 99 आया, 99 में 11 प्लस कर दीजिए, तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो 11 से डिविजेबल होगा वो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, 99 आ रहा है तो 99 में 11 प्लस कर देंगे, जो नंबर होगा वही 3 डिजिट का नंबर पहला होगा जो 11 के मल्टीप्लाई में आएगा। तो पहला नंबर तो आपका आ जाएगा 110, ठीक है। इसी तरह 11 कि इंक्रीज में जाएगा, बताए थे कि फिक्स नेचुरल नंबर होता है, मल्टीप्लाई ऑफ 11, तो 110 प्लस कर देंगे 11 तो कितना हो जाएगा इसमें, 11 प्लस कर देंगे तो 121, अगला आ जाएगा 121, फिर 120 में 11 प्लस कर देंगे तो 2 3 213 132, तो आ जाएगा 132 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट नंबर क्या था 99, तो क्या 99 11 से डिविजेबल है, अगर नेक्स्ट चेक कर लीजिए, 11 को डिवाइड करेंगे अब लास्ट नंबर से, तो कितना जाएगा, 11 9 जा 99, जीरो बढ़ेगा तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, तो यानी 9 ज़्यादा है, तो 990, यानी ये नंबर जो होगा आपका 990, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 3 डिजिट का नंबर जो 11 के मल्टीप्लाई में आएगा। समझ गए कि 990 कितना आ जाएगा 990, ठीक है ना। तो इधर भी देखिए, पहले फर्स्ट 100 था 3 डिजिट का नंबर, 11 से 11 9 जा 99, तो यानी 99
तो हो नहीं सकता 3 डिजिट का नंबर, तो इसमें 11 प्लस कर दिए थे तो आ गया था 3 डिजिट का नंबर 110। समझ गए। अब 999 में 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 आएगा, 9 रिमाइंडर, यानी 9 ज़्यादा है तो 9 कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 990, यानी जो 11 की टेबल में है। चाहे कैंसिल कर लीजिए, 11 9 जा 99। समझ गए कि नहीं, तो ये आ गया। अब ये फर्स्ट टर्म में बच्चों वो आ गया 110 और डी आ जाएगा 121। अब भाई ये किसका मल्टीप्लाई है, 11 11 तो इंक्रीज हो रहा है तो डी आ जाएगा 11। और ये जो लास्ट है ये क्या हो जाएगा आपका ए एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा। तो ए एन इक्वल टू है आपका 990। तो कह रहा है कि फाइंड द सम। अब इनका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू। अच्छा, एन नहीं मालूम तो पहले तो एन निकाल लीजिए बच्चों, पहले एन निकालना पड़ेगा हमें। तो ए एन इक्वल टू दे रखा है 990। ए प्लस लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 990। तो ए की जगह है आपका 110, एन आपको निकालना है, डी है 11 इक्वल टू 990। अब 110 प्लस 11 एन माइनस 11 इक्वल टू 990 कितना आ जाएगा। 110 में 11 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 99 प्लस 11 एन इक्वल टू 990। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 11 एन इक्वल टू हो जाएगा 990 और 99 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1 और 18 में ये 18 हो जाएगा, 9 जाएगा तो 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8। अब 11 एन इक्वल टू आ गया 891। एन इक्वल टू हो जाएगा एन 891 अपॉन 11 से डिवाइड कर 8 11 8 जा 88 1 बचेगा 11 1 जा 11 तो एन इक्वल टू आ गया 81। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ आल। तो एन कितने आए 81। अब सम निकाल लीजिए बच्चों, अब सम निकाल लीजिए। अब सम निकाल लेंगे तो एस 81 कितने टर्म है 81, तो एस 81 का सम निकालेंगे तो 81 बाई 2 2 इंटू या उससे रख लीजिए, उसमें आसान हो जाएगा। एन अच्छे से निकाल लिया तो अब इसी से रख दीजिए एन की जो एन की जगह 81 और फार्मूला दो होते हैं सम के, आपको मालूम है बच्चों, दोनों से निकल आएगा एन बाई टू और ए प्लस ए एन होता है कि नहीं होता। ये फार्मूला दो होते हैं सम के, क्या आ जाएगा 81 81 बाई टू और ए कितना आया, ए है आपको कितना बच्चों, ए आया आपका 110 110 प्लस ए एन यानी ए 81, लास्ट टर्म कितना होगा 990। 81 बाई टू, अब इनको प्लस कर दीजिए 990 110 091 10 0 1100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 550 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 81 का 550 में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करने में जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा सब। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं, पहले समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहा है वही आपको निकाल देना है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ध्यान दिया गया हो और जो क्वेश्चन बनाया गया हो उसमें क्या कह रहा है ये भी आपको देखना है। तो इसमें देखिए कई पार्ट्स है क्वेश्चन में, कई चीज़ें पूछी गई हैं इसमें। तो क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि रेशमा वांटेड टू सेव एटलीस्ट ₹6,500 फॉर सेंडिंग हर डाटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। कह रहा है कि रेशमा को एटलीस्ट जो पैसों की ज़रूरत है, ठीक है ना, स्कूल भेजने के लिए अगले साल अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो है ₹6,500 की ज़रूरत है उसको एडमिशन करने के लिए। रेशमा वांटेड टू एटलीस्ट ₹500 की ज़रूरत है रेशमा को फॉर सेंडिंग हर डाटा, और अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए उसको 1 साल बाद यानी नेक्स्ट ईयर यानी लिखा है आफ्टर 12 मंथ, 12 साल बाद
12 महीने बाद जो पैसे की ज़रूरत है एडमिशन के लिए, तो वो है 6,500 की स्कूल भेजने के लिए। शी सेव रुपीज़, अब आगे कह रहा है कि हमें इतने रुपए की ज़रूरत है। कितने पैसे की ज़रूरत है? 6,500 की ज़रूरत है एडमिशन के लिए, डाटर का एडमिशन के लिए। शी सेव्ड रुपीज़ फॉर 50 इन द फर्स्ट मंथ, तो कह रहा है कि उसने फर्स्ट मंथ में उसने फॉर 50 रुपीज़ जमा किए, पहले महीने में फॉर 50 रुपीज़ जमा किए। जो पहले महीने में जमा करेगा वो कौन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका, यानी ए इक्वल टू है आपका फॉर 50 रुपीज़। कितना है बच्चों? फॉर 50 रुपीज़, यानी पहले महीने में वो जमा कर रहा है, ठीक है, इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में, ठीक है। एंड रेज्ड हर सेविंग ₹20 एवरी नेक्स्ट मंथ, और हर महीने हर सेविंग ₹20 एवरी नेक्स्ट मंथ, और हर महीने वो 20 रुपए सेविंग कर रहा है। कितना कर रहा है? 20 रुपए सेविंग कर रहा है, ठीक है। हाउ मच विल शी टू एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ, तो क्या वो एबल हो जाएगी 12 मंथ बाद? विल शी बी एबल टू सेंड हर डाटा टू द स्कूल, क्या वो अगले साल यानी 12 महीने बाद क्या वो अपनी बच्ची को यानी अपनी बेटी को क्या स्कूल भेज पाएगी अगर वो इतना पैसा जमा कर रही है, ठीक है। व्हाट वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है विशेष तौर पर, यानी क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में, क्या मतलब है इसका, ठीक है ना। तो क्या देखिए, तो पहले तो है रुपीज़ फर्स्ट मंथ में जो जमा कर रहा है फॉर 50 रुपीज़, और हर एंड रेज हर सेविंग ₹20 एवरी नेक्स्ट मंथ, क्या कह रहा है कि एवरी नेक्स्ट मंथ, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया कॉमन डिफरेंस, बताए थे ना सेम होता है एवरी नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। कितना हो रहा है? 20 रुपीज़, यानी जब इंक्रीज या डिक्रीज सेम नंबर पे होता है बताए थे, तो वो किस में होता है? एपी में। जब इंक्रीज और डिक्रीज सेम नंबर होते हैं तो वो किस में आता है बच्चों? एपी में आता है। हाउ मच विल बी शी टू एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ, तो अगले 12 महीने बाद उसने कितना रुपए सेव कर लिया? अगले 12 महीने बाद उसने कितना पैसा सेव कर लिया? विल शी बी एबल टू सेंड हर डाटा टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर, तो क्या वो इतना पैसा जमा करा है तो क्या 12 महीने बाद वह अपनी बच्ची को स्कूल भेज सकती है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ए है आपका फॉर 50 रुपीज़ और डी है आपका 20 रुपीज़, ठीक है, और एन दे रखा है आपका 12, एन दे रखा है 12 मंथ है तो एन हो जाएगा 12, ठीक है। तो सम निकाल लीजिए, एस एन इक्वल टू, यानी किसका सम? 12 मंथ का सम, तो एन की जगह हो जाएगा। वैसे फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम निकाल लेंगे कितना पैसा जमा हुआ, तो एन क्या है बच्चों? 12 बाई टू, और एस 12 निकालना यानी 12 महीने तक का है। 2 इंटू ए कितना है? 450 प्लस एन कितना है? 12 मंथ का है तो एन 12 है, 12 माइनस 1। डी कितना है बच्चों? 20 दे रखा है। डी कितना है बच्चों? 20 दे रखा। अब निकाल लीजिए कि सम जो है क्या कितना आ रहा है, तो 2 6 12, 6 आ जाएगा ये। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 450 से बच्चों तो क्या हो जाएगा? 900 प्लस 11, 12 में 1 जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 11, और इंटू 20 तो यह आ जाएगा 6, और 11 2 या 22 तो 900 प्लस 220 तो आ जाएगा इक्वल टू 6, 900 प्लस 220 तो 6 कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस कर दीजिए अब, तो 9 में 200 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 1120, तो ये आ जाएगा 1120। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 1 7, और 6 1 जा 6, 6720 रुपीज़ आ गया आपका ये, ठीक है। तो यानी जो उसने पैसा एक साल में इकट्ठा किया, जो आप उससे डिपॉजिट कर रहा था,
उसने कितना पैसा जमा कर लिया एक साल 12 महीने बाद? 6720। कितना रुपए जमा कर लिया? 6720। अब ठीक है, तो पहला पार्ट कह रहा है कि हाउ मच विल शी एबल टू सेव इन नेक्स्ट मंथ। तो लिख देंगे रेशमा, रेशमा ही तो है, रेशमा को जमा कर रही है। रेशमा 6720 रुपीज सेव नेक्स्ट 12 मंथ, यानी 12 महीने बाद रेशमा कितना पैसा सेव कर रही है? 6720 रुपीज। ठीक है, तो कह रहा है कि विल शी बी एबल टू सेंड हर डाटा टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। तो क्या रेशमा अपनी बच्ची को यानी अपनी पुत्री को स्कूल भेज पाएगी अगले साल? तो देखिए भेज पाएगी। क्यों भेज पाएगी? देखिए स्कूल भेजने के लिए कितने पैसे की जरूरत थी? 6500। और यहाँ पे जो बचत आई यानी जो सेव किया उसने 6720, यानी इससे ज़्यादा सेव कर लिया उसने। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6720 रुपीज़, 6720 रुपीज़ ग्रेटर देन रुपीज़ 6500 से ज़्यादा उसने सेव कर लिया। सो रेशमा send her daughter to the school नेक्स्ट ईयर, यानी वो आप भेज सकती है स्कूल। ठीक है ना, अगर वो इस हिसाब से पैसा जमा किया, कह रहा हाँ जमा किया, तो वो स्कूल भेज सकती है। ठीक है ना, रेशमा सेंड हर डाटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर, यानी स्कूल भेज सकती है, या लिख सकते हैं रेशमा सेंड हर डाटर टू द स्कूल। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर। फिर ठीक है, व्हाट वैल्यू इज, अब ये तो पूछा था, पहले पूछा था कि 12 मंथ बाद कितना बचत किया उसने? 6। तो पहले का आंसर ये आ गया, पहला पार्ट का आंसर ये आ गया। फिर कहता है विल शी बी एबल टू सेंड हर डाटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर? यस। ठीक है ना, कह के ग्रेटर सेविंग कर रही है, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा सेविंग करिए तो स्कूल वो भेज सकती है। ठीक है, अगले में कह रहा है कि व्हाट वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन, से क्या मतलब निकल रहा है, क्या कहा गया इसमें, क्या किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है बच्चों? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पर्सनल सेविंग हो वो हमें करना चाहिए, जो पर्सनल सेविंग होना चाहिए वो करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, हमें इंक्रेज करना चाहिए। ठीक है ना, और किसमें? विशेष तौर पर किस पे? फीमेल एजुकेशन पर। ये इसका मतलब है, समझ गए बच्चों? तो क्या है मतलब सेविंग? पर्सनल सेविंग होनी चाहिए, पर्सनल सेविंग होनी चाहिए। ठीक है ना, एंड नीड एंड emphasis need to फीमेल एजुकेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि क्या मतलब है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है तो ये कर रहा है कि हमें पर्सनल सेविंग करनी चाहिए। ठीक है ना, पर्सनल सेविंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्सनल सेविंग की तो देखिए उसने क्या किया, एडमिशन लिया। ऐसे बहुत से काम हमारे बन सकते हैं। तो पर्सनल सेविंग एंड एम्फेसिस नीड टू फीमेल एजुकेशन, विशेष तौर जो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, ये विशेष तौर पर इस क्वेश्चन पे जो कहा गया है वो जोर दिया गया है किसके लिए? फीमेल एजुकेशन के लिए जोर दिया गया है। ठीक है ना, अगर हम पर्सनल सेविंग करेंगे, ठीक है ना, तो हम एजुकेशन ये कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन में जोर दिया गया है वो है फीमेल एजुकेशन। ठीक है, ऐसे हम कई चीज़ की बचत करके कई काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या मतलब है उसका। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपने बच्चों जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन किए तो आपने क्या देखा, तो हम एपी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो डिफरेंस होता है यानी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो किसी चीज़ को, जो हम नंबर ऑफ लिस्ट हमें मिलती है, नंबर ऑफ लिस्ट मिलती है, तो इनके जो फिक्स नंबर यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो या तो सेम नंबर से घटता है या सेम नंबर से इंक्रीज़ होता है। आइए बच्चों इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं। वैसे बच्चों क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में बहुत हैं और आपके पास जो बुक उससे लगाइए, वैसे अगर आप एनसीईआरटी लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रौनक सेव ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। कह रहा है कि रौनक जो है फर्स्ट महीने में ₹32 सेव कर रही है, दूसरे महीने में 36 और थर्ड मंथ में ₹40 सेव कर, यानी कोई लड़की है, ठीक है ना, रौनक, वो जो है पहले महीने में ₹32 सेव कर रही है, दूसरे महीने में 36, फिर उससे अगले महीने में 40 इन थर्ड मंथ। इफ़ द कंटिन्यू टू सेव इन दिस मंथ, इसी कंटिन्यू में वो अगर पैसा जमा कर रही है यानी सेव कर रही है इसी कंटिन्यू में, इन हाउ मैनी मंथ सी विल सेव ₹2000, तो वो कितने महीने में ₹2000 जमा कर लेगी, कितने महीने में, यानी क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म यानी एन पूछ रहे, कितने महीने में यानी एन पूछ रहा है। ठीक है, और क्या दे रखा है देखिए, सीरीज आपको नंबर ऑफ लिस्ट फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्या है बच्चों 32 है, फिर क्या है 36 है, फिर क्या है 40 है, इसी तरीके से कह रहा है वो आगे कंटिन्यू रखती है। तो कह रहा है कि जो लास्ट में रुपीज़ सेव हो रहा है यानी वो है ₹2000, यानी जो एस एन दे रखा है वो है सम जो दे रखा है वो ₹2000 सेव कर लेता है, कर लेती है सॉरी। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने महीने में सेव करेगी। तो बच्चों आपको जब ये नंबर ऑफ लिस्ट यानी क्या मिल गया, आपको नंबर ऑफ लिस्ट मिल गया इसको, ठीक है ना, एपी में है, देख लीजिए कि कैसे पता चलता है एपी में, जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो सेम होता है। तो क्या हो रहा है 32 में 4 प्लस किया, 36 में फिर 4 प्लस किया, तो 40 इसी तरीके से आगे बढ़ा, कहाँ पे जाके कह रहा है सम, अगर इनको सम करें तो कहाँ पे सम 2000 हो जाएगा। तो एस एन इक्वल टू है 2000। फार्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है बच्चों 2000 हो जाएगा। कब हो जाएगा यानी एन पूछ रहा है कितने मंथ में हो जाएगा, एन पूछ रहा है तो एन की जगह एन रहेगा, तो ए की जगह बच्चों क्या है 32 प्लस एन निकालना है n-1। डी क्या हो जाएगा, अगले टर्म से पहले टर्म को माइनस कर दो, यानी इस टर्म से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 36 में 32 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो यानी डी कितना आ जाएगा, डी निकालेंगे अगर तो 36 माइनस 32 क्या आ जाएगा 4, तो डी की जगह आ जाएगा बच्चों 4। तो ये n/2 64 हो जाएगा, 32 जा 64 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-4 हो जाएगा आपका। 2 कॉमन, अभी 2 कॉमन न लीजिए, बात के लेंगे, तो ये क्या होगा, ये 64 में 4 चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 60 अब प्लस 4n। अब इसमें बच्चों क्या हो सकता है 2 कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका n/2 इंटू 2 कॉमन ले लिए, वैसे 4 भी कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 30 प्लस 2n बचेगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2000 इक्वल टू आ जाएगा आपका n, इसी को लिख सकते हैं 2n प्लस 30। अब n अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2n² प्लस 30n और ये 2000। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2000 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2n² प्लस 30n, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2000 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों 2 सब में कॉमन है कि नहीं है, 2 कॉमन है सब में, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा n² प्लस 50n माइनस 1000 इक्वल टू 0। अब 2 0/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा आपका,
तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 50n माइनस 1000। अब ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ गई तो क्या करते हैं क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, या तो फार्मूला लगा दीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड का एन स्क्वायर प्लस, ये आ जाएगा प्लस 25n माइनस 40n माइनस 1000 इक्वल टू 0। फैक्टर बच्चों बता चुके हैं आप लोग को। क्या करते हैं, ए क्रॉस सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्रॉस सी आया 1000। अब ये जो 15 है, जो बी की वैल्यू क्या होता है, एन जो होता है, जो स्क्वायर होता है वो ए का एक उसका कोएफिशिएंट होता है, जो एन होता है उसका कोएफिशिएंट भी होता है, जो कांस्टेंट सी। ए क्रॉस सी किए तो आया 1000 यानी माइनस 1000। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनको प्लस माइनस करें तो अच्छा, तो ये माइनस का आएगा बच्चों, ये प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का 15n लाना है ना, तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का तो साइन आएगा। साइन कौन सा है, 15, यानी 40 में 25 जाएगा तो प्लस का 15n आ जाएगा, ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, n कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा n माइनस 25 प्लस 40 कॉमन आएगा तो n माइनस 15, ये 25 आ जाएगा। हाँ ठीक है। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 बचेगा, ये प्लस 40 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो n माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो बचा है n प्लस 40 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू आ गया 25 और दूसरा है n प्लस 40 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40। तो देखिए कभी भी यह नंबर जो होते हैं यार के वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो n क्या आ जाएगा 25 मंथ, कितना आ जाएगा 25 मंथ, यानी 25 मंथ के बाद 2000 रुपये हो जाएंगे। कितने, 25 मंथ बाद 2000 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन करना है आपको। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है, और अगर आपको पता चल गया कि ये एपी में है, एपी में क्या होता है कि फिक्स नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है अगर किसी का, तो वो होता है एपी में। जब एपी होता है या तो एन टर्म पूछेगा या सम पूछेगा, या सम दे रखा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करने को पूछेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और आपके पास जो भी बुक हो आप उससे सॉल्व करिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस बच्चों नहीं करेंगे तो आप खुद से जब लगाने लगे तो समझिएगा कि आपके समझ में आ रहा है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतने ही आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो अगले वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं।